स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस। आज एक नया चैप्टर लेकर फिर हाजिर हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का टॉपिक है कारक। तो आप सब लोगों को आज कारक पढ़ाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें टाइपशुदा हैं, इसको आप देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। कारक की परिभाषा देखें। शब्द के जिस रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक का एक नाम परसर्ग भी होता है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। कारक के चिन्हों को कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये परिभाषा लिखी हुई है। आपको अगर लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। देखिए नीचे एक टेबल ही बनी हुई है। इस टेबल में आपको स्पष्ट है। पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह ने होता है, इसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं। कर्म दूसरा है कर्म, कर्म का चिन्ह को होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ण से होता है साधन के रूप में, जरिए कह लीजिए या के द्वारा तृतीय विभक्ति होती है इसमें। इसी प्रकार संप्रदान के लिए किसी के वास्ते किसी के निमित्त चतुर्थी है। अपादान अलग होने के संबंध में से सब कारक चिन्ह है, पंचमी विभक्ति। संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर सप्तमी होता है। संबोधन हे अरे ओ इत्यादि। ये इतनी चीजें मूलभूत हैं जो कारक में पहले जान लेना जरूरी है। चिन्ह इसको आप नोट कर लें। तो इसके आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए कुछ आपको महत्वपूर्ण नोट लिखवा देते हैं। नोट में पहला नंबर नोट कर लें। कि संस्कृत में संबंध और संबोधन नहीं होता है। संस्कृत भाषा में जब कारक चिन्ह पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा में ये दोनों नहीं होते हैं, संबंध और संबोधन नहीं होते। इसको कारक ही नहीं माना जाता है। दूसरा तो पॉइंट देखिए। सर्वनाम में
सर्वनाम में केवल ना ही कारक होते हैं, इसमें संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। इसमें संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। ठीक। तीसरा है संबंध कारक रा री रे केवल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। संज्ञा के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। नंबर 4 सभी कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। जबकि संबोधन संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है। ठीक है। सभी कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, जबकि संबोधन संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है। एक और है 5वां, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति विश्लिष्ट और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली संश्लिष्ट कहलाती है। दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी सीधे सीधे परिभाषा से संबंधित है, पूछ लिए जाते हैं। विश्लिष्ट में क्या हुआ? विश्लिष्ट का तात्पर्य होता है अलग होना, और संश्लिष्ट का होता है संयुक्त होना, मिल जाना। तो विश्लिष्ट वह हुआ जैसे मेरा,
उसका, इसका, ये तो हो गया विश्लिष्ट। संश्लिष्ट में व्यक्तिगत राम ने, राम को इत्यादि होते हैं, ये संश्लिष्ट और विश्लिष्ट हो गया। अब ये तो रही मुख्य बातें। अब हम आपको कुछ परिभाषा के साथ साथ उदाहरण सहित बता देते हैं। चलिए पहला हेडिंग डाल लेते हैं, कारक। कारक यहाँ पर कारकों की पहचान, कैसे आप परीक्षा में पहचान करें। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, कर्ता कारक। क्रिया को संपन्न कराने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। लिख दें, क्रिया को संपन्न कराने वाले को कर्ता कारक कहते। ठीक, उदाहरण देखते हैं। जैसे सोहन स्कूल जाता है। सोहन स्कूल जाता है। यहाँ क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है? सोहन। सोहन क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। यहाँ पर इसमें और भी उदाहरण, जैसे कोई भी नाम हो गया, मोहन, सोहन, गीता आदि। तो कहीं कहीं इसमें ये, जैसे गीता ने भोजन बनाया, गीता ने भोजन बनाया, यहाँ पर तो ये कारक चिन्ह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं कारक चिन्ह। तो जहाँ जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है, जहाँ पर कारक चिन्ह प्रस्तुत है, वो तो सप्रत्यय कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्रत्यय कारक। कारक चिन्ह है तो सप्रत्यय हो गए, सप्रत्यय कारक। कारक चिन्ह नहीं है, अप्रत्यय कारक। ठीक। अब सोहन स्कूल जाता है, इसमें है तो नहीं, होना चाहिए ने, है नहीं, माना तो जाएगा कि ना कर्ता कारक है, क्योंकि क्रिया को पूर्ण कर रहा है, संपन्न करता ही कर रहा है। ठीक। इसमें भी एक नोट लिख लीजिए।
इसमें नोट में पहला पॉइंट लिखिए। ठीक, यदि कौन और किसने प्रश्न किया जाए और उत्तर प्राप्त होता है तो वह कर्ता कारक होगा। जैसे कौन स्कूल गया, उत्तर आ गया सोहन स्कूल गया। किसने भोजन बनाया, गीता ने भोजन बनाया, कर्ता कारक हुआ, उत्तर मिल रहा है उसको, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक हुआ। दूसरा आइए, दूसरा कर्म कारक। क्रिया से प्रभावित होने वाला शब्द कर्म का, अर्थात जो क्रिया से प्रभावित होगा उसे कर्म कहा जाएगा। अब कैसे, उदाहरण देखिए हैं। मोहन आम खाता है। अब यहाँ आम जो है क्रिया से प्रभावित है। किस क्रिया से प्रभावित है, खाने वाली क्रिया से प्रभावित है। तो प्रभावित कौन हुआ, आम, तो ये क्या कहलाएगा, कर्म, ये कर्म कारक। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं एक और। सीता गीता को पुकारती है। अब यहाँ पर सीता किसको पुकारती है, पुकारने की क्रिया किस पर प्रभावित हो रही है, गीता। पुकारा किसको जा रहा है, गीता को। तब यहाँ पर कर्म क्या हो गया, ये गीता। ठीक, आगे चले, समझ में आ रहा है। अगला ये देखिए, एक यहाँ भी प्रश्न वाक्य देख लीजिए नोट में। एक दो पॉइंट लिख लीजिए। एक पहला पॉइंट लिख लीजिए, यदि कर्म सजीव है तो उसके साथ कर्म कारक का चिन्ह को का प्रयोग होता है, और यदि कर्म निर्जीव है तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। यदि निर्जीव है तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक, लिख लिए हैं। आइए इसमें प्रश्न वाक्य बता देते हैं। दूसरा पॉइंट डालिए, प्रश्न वाक्य क्या है, किसको क्या किसे, ये प्रश्न होगा। ये प्रश्न होगा, क्या होगा, किसको क्या किसे।
ये प्रश्न होगा, और यदि उत्तर मिलता है, उत्तर प्राप्त हुआ, तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। आगे चलें। चलिए तीसरा है करण कारक। देखिए करण कारक में क्या है, क्रिया का साधन करण कारक कहा जाता है। कैसे? उदाहरण में देखते हैं। वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। वह पैर से चलता है, ये दोनों हैं। किससे लिखता है? कलम से। किससे चलता है? पैर से चलता है। तो समझ में आया? जब किससे, यहाँ पर प्रश्न वाक्य लिख लीजिए। प्रश्न वाक्य में क्या होगा? यदि किससे प्रश्न किया जाए, किससे प्रश्न किया जाए कि वह किससे, कलम से लिखता है। किससे चलता है? पैर से। प्रश्न किया जाए एवं उत्तर प्राप्त हो तो करण कारक कहलाता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे साथ में, तब तो बहुत अच्छे समझ में आए, और अगर थोड़ा लापरवाही करेंगे तो फिर आप लोग फिर बार बार यही वीडियो देखेंगे, पलट के फिर देखेंगे, फिर बैक करेंगे, फिर देखेंगे। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना, यानी वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण, रोगी के लिए दवा लाओ। दवा किसके लिए लाई जा रही है? रोगी के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? रोगी के वास्ते दवा ले आओ। अध्यापक के लिए पुस्तक चाहिए। अध्यापक के लिए पुस्तक चाहिए। ठीक, के लिए इसमें आएगा। अब एक चीज और इसमें आ जाती है, जहाँ पर देने लाने की बात हो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। इसका एक प्रश्न वाक्य लिख लीजिए। प्रश्न वाक्य इसमें ये है, किसके लिए यदि प्रश्न किया जाए किसके लिए, किसके लिए दवा लाई गई, किसके लिए पुस्तक लाई गई, एवं उत्तर प्राप्त हो तो वह संप्रदान कारक कहलाता है।
ठीक है। एक और देखते हैं, 5वां है अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अपादान का अर्थ है हटना या अलग होना, ठीक। और एक चीज लिखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है, ठीक। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, बंदर पेड़ से कूदा। बंदर कहाँ से कूद रहा है? पेड़ से, अलग हो रहा है ना, तो क्या होगा? अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगी, ठीक। और उदाहरण, पत्ते वृक्ष से गिरते हैं। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, प्रश्न वाक्य देख लीजिए। पहचानने में यही प्रश्न वाक्य जो हम आपको बता रहे हैं यही काम आएगा। इसमें प्रश्न वाक्य होगा, कहाँ से, कहाँ से कहाँ से प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, ठीक। हमारे साथ साथ आप लेकर लिखते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आइए, 6वां है संबंध कारक। संबंध कारक रीडिंग कर लीजिए। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध होता है तो वहाँ संबंध कारक होगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसको इतना लिख, उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है, मेरा भाई अच्छा है। अब क्या कह रहे हैं? तो मेरा भाई अच्छा है, संबंध किससे हुआ? भाई से है। तो इसी प्रकार से
जैसे और तो एक राम श्याम का भाई है, उदाहरण प्रस्तुत हो गया। ठीक है, राम श्याम का भाई, इसमें संबंध, इसमें प्रश्न वाक्य लिख लीजिए। प्रश्न वाक्य, प्रश्न वाक्य इसमें आएगा किसका, किसकी, किसके। संबंध कैसे होता है, किसी का होता है ना, तो किसका, किसकी, किसके, ये होता है। आइए अगला देखते हैं, 7वां। इसको कहते हैं अधिकरण। अधिकरण क्रिया के होने के स्थान, भाव और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। कहने का मतलब क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया किस रूप में हो रही है, क्रिया करने होने का समय क्या है, इन सबको बताने वाला अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण देखिए, बंदर पेड़ पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। ये पर जो है अधिकरण को सूचित कर रहा है, अधिकरण को सूचित किया। कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। कितने घंटे में पहुंचेगी, 4 घंटे में। तो यहाँ पर काल बता रहा है, क्या हुआ, यहाँ पर अधिकरण हुआ। ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं, मैं 2 दिन के भीतर आ जाऊंगा। इसमें भी अधिकरण है। इसका प्रश्न वाक्य देख लेते हैं क्या है। प्रश्न वाक्य में कहाँ और कब, ये दोनों प्रश्न करिए। यदि उत्तर मिलता है तो आपको अधिकरण कारक मिलेगा वहाँ पर। इसी का उत्तर खोजना है, कहाँ और कब। उत्तर मिला अधिकरण। अंतिम आपको आ जाइए, समझा देते हैं। संबोधन, ये 8वां है। संबोधन कारक। संबोधन कारक में संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने, किसी को पुकारने, किसी को बुलाने का आभास होता है, वहाँ संबोधन होता है। संबोधन कारक लिख लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने आदि का बोध हो तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। ठीक, संबोधन का प्रयोग होता है। इसमें भाव के अनुसार ये चिन्ह
आवश्यक है, यही चिन्ह लगता है। अगर ये चिन्ह है संबोधन है, और कुछ इसमें पहचानने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई प्रश्न वाक्य जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा फंडा है कि ये संबोधन का यदि चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन के चिन्ह लगा हुआ है, तो संबोधन कारक ही है, हमेशा ये विद्यमान रहेगा, ये कभी हटता नहीं। यदि सर्वनाम के पहले आता है संबोधन, संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है हमेशा, लेकिन यदि कभी बाद में आ जाए संबोधन, यदि बाद में आए, ध्यान से देखिएगा, यदि बाद में आए तो उसके स्थान पर कामा का प्रयोग होता है, तो उसके स्थान पर कामा का प्रयोग होगा, कामा का प्रयोग होता है। ठीक, संबोधन यदि संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आएगा तो कामा का प्रयोग होता है। इतना ही है कारक। कारक कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत बड़े कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं समझनी है। अब इसके बाद का जो अध्याय है हम समास पढ़ाएंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, समास पढ़ाएंगे। समास पढ़ाएंगे लगभग 3 दिन, अच्छे से समास समझने की जरूरत है। बाकी सब चीज़ तो रट लेंगे, लेकिन समास रटने से नहीं होगा। इसको समझिएगा, पूरा गणित की तरह है। अगले 3 दिनों में समास आपको हम समझाएंगे और समास खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुभ संध्या।